हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यूपीएससी की बुक आधुनिक भारत का इतिहास, वो भी बिपिन चंद्रा की है। तो ये सारा बुक देख लीजिए, ज़्यादा मोटी नहीं है। ये हमको मिली थी 350 रुपये की, हमने ख़रीदी है इसको ऑनलाइन। तो इसका प्राइस है 350 रुपये का। तो चलिए देख लीजिए, बिपिन चंद्रा की बुक है आधुनिक भारत का इतिहास। ये बिपिन चंद्रा की है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, थोड़ा पढ़ के इसके अंदर क्या क्या है। देखिए इसमें सब पैराग्राफ दिए हैं, क्या क्या है इसमें। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें, सबसे पहला है 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुईं, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इनकी ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्य जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्तियां में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासक के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इसमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के सभी किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंचा सकता था। मुगल साम्राज्य की नामात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इसमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उनकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्यविधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इसमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया, जिसमें मुगल शासकों की राज्य व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों छोटे छोटे सरदार, जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे।
उन्होंने उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारियों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों जागीरदारों और जमींदारों को इनके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्ति, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में शासन धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरोध करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता कि मुगल साम्राज्य के पतन पर विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविक तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए अभियानों का परिणाम थी। अब हम ये देखेंगे अगली वीडियो में हैदराबाद और कर्नाटक। चलिए।